और चलिए नमस्ते हिमाचल की शुरुआत करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ। दिल्ली में आज थोड़ी देर बाद सुबह 10 बजे से बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में राज्यों के पार्टी अध्यक्ष और प्रभारी हिस्सा लेंगे। वहीं बैठक की अगुवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं। इस बैठक में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष पहुंच रहे हैं। हिमाचल भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना इस बैठक में शामिल होंगे। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उनके प्रभारियों की, प्रदेश अध्यक्षों की बैठक दिल्ली में होने वाली है। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक बीजेपी कार्यालय में शुरू होगी। जेपी नड्डा इस बैठक की अगुवाई करेंगे। संभवतः लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी जमीन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, रणनीति किस तरीके से आगे तैयार की जाए, इस पर मंथन किया जाएगा। हाल ही में महाजनसंपर्क अभियान भी खत्म होने वाला है और उसके बाद आगे की रणनीति तय करने के लिए संभवतः ये बैठक रखी गई है। मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के तमाम प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष इसमें शिरकत करेंगे। रवि मिश्रा का रुख करेंगे, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रवि, उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके प्रभारियों की और अध्यक्षों की ये बैठक है, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लोकसभा 2024 के चुनावों से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल पाई है रवि? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी आप इसको कह सकते हैं, उसकी रणनीति आप कह सकते हैं। किस तरीके से चुनावों की जो रूपरेखा है वो तैयार करनी है, ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल पर किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है, वो सब कुछ यहाँ पर आज दिशा निर्देश दिए जाएंगे और किस तरीके से रणनीति अख्तियार करनी है उस पर यहाँ पर बातचीत होगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में। एक बार आपको तस्वीरें दिखा दूँ आपको कि लगातार अब यहाँ पर तमाम जो राज्य हैं, उत्तर स्टेट्स के तमाम जो प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर अब एक एक कर पहुंचना शुरू कर रहे हैं। अभी आपको बता दूं कि पंजाब के जो हाल में नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं सुनील जाखड़, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मगर बात करें हिमाचल के राजनीतिक दृष्टिकोण से तो राजीव बिंदल जिन्हें जिम्मेदारी मिली है और ये पहली बैठक होगी राजीव बिंदल की एज अ स्टेट प्रेसिडेंट, हिमाचल स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में वो आज इस बैठक में अपनी भूमिका निभाएंगे और हिमाचल में क्या कुछ करना है उस पर यहाँ पर आज बातचीत होगी। वही बात करें, प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी इसमें मौजूद होंगे। जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में ये बैठक होगी और BL संतोष जो कि संगठन मंत्री है वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और आप देखिए कि किस तरीके से 9 साल जो केंद्र के जो कार्य हैं उनको यहाँ पर जन जन तक पहुँचाना है, लोगों तक पहुँचाना है, उनके कार्यों को बताना है और वही संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी यहाँ पर अहम नजर आएगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक में यार क्या कुछ होता है। फिलहाल बहरहाल जो बैठक है वो 10 बजे से शुरुआत होगी और इसमें एक एक कर कई सेशंस हो सकते हैं और देखना ये होगा कि कितनी देर तक, कितने समय तक ये बैठक चलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल रवि, यूं तो अगर जो उत्तर भारत के लगभग 12 से 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके तमाम नेता प्रभारी इस बैठक में शिरकत करेंगे और हिमाचल प्रदेश को अगर उन 14 राज्यों में देखा जाए तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली रेलेवेंट नहीं माना जाता। लेकिन अगर सिलसिलेवार हम इस चीज को समझने की कोशिश करें, जो हिमाचल में उपचुनाव हुए, फिर उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए, फिर उसके बाद जो शिमला में नगर निगम के चुनाव हुए, भाजपा सिलसिलेवार उन चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आई। इस वजह से क्या ये कहा जा सकता है कि हिमाचल भी लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है और वो तब जब बड़े बड़े चेहरे केंद्र में हिमाचल से ही विराजमान है, चाहे अनुराग ठाकुर हो, फिर जेपी नड्डा खुद हो। रवि जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाती है कि इस बैठक में खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अगुवाई कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने कहा कि बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से हिमाचल में भाजपा का जो ग्राफ है, जनाधार है, वो कम होता हुआ दिखाई पड़ा है और इसी को मजबूत करना है और यही चिंता आला कमान को भी सता रही है कि वक्त रहते ही संगठन को मजबूत कर लिया जाए और जो कार्य हैं सरकार के, जो मौजूदा सरकार में जब थे, जिस तरीके से भाजपा थी तो उस समय किस तरीके से कार्य किए गए, लोगों की मदद की गई, उन तमाम चीज़ों को अब जन जन तक पहुंचाना है। वही केंद्र के 9 साल के जो कार्य हैं,
सरकारी योजनाएं हैं, किस तरीके से हिमाचल में लोगों ने उसका लाभ उठाया, उन तमाम मुद्दों पे बात होगी। और वही बात करें लोकसभा चुनाव में, आप किसी भी सीट को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि हर एक सीट की अपनी भूमिका है। और जिस तरीके से बात कहते हैं हम लोग कि लोकसभा चुनाव समाज की हर जाति वर्ग व्यक्ति विशेष का चुनाव है, इसीलिए किसी भी राज्य को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। और हिमाचल के दृष्टिकोण में आप देखें तो ये महत्वपूर्ण मुलाकात है जिसमें प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष दोनों मौजूद रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। जी बिल्कुल, और हिमाचल को तो बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद वहां से आते हैं। किस तरीके से ये बैठक रहने वाली है और क्या इस बैठक के बाद निकल कर आएगा सामने, रवि आपसे जानेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब से कुछ देर बाद दिल्ली में ये अहम बैठक शुरू होने वाली है। जेपी नड्डा इस बैठक की अगुवाई करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। भाजपा की तरफ से प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। सीएम सुक्खू के 5 दिवसीय हमीरपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और वो आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के रक्कड़ का दौरा करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने नादौन में मिनी सचिवालय का शुभारंभ किया। 12 करोड़ की लागत से ये मिनी सचिवालय बनकर तैयार हुआ है। सीएम सुक्खू ने यहां जन समस्याएं भी सुनी और अधिकतर जन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा भी किया। तो तस्वीरें सामने आई हैं जहां मिनी सचिवालय का शुभारंभ किया सीएम सुक्खू ने। नादौन विधानसभा से वो विधायक भी हैं। यहां पर उन्होंने जनता की समस्याएं भी सुनी। जसवां परागपुर में आज वो रक्कड़ का दौरा करेंगे। जन समस्याएं इससे पहले उन्होंने सुनी और मौके पर ही कई समस्याओं का निपटारा भी किया। तस्वीरें सामने आई हैं उस वक्त की जब मिनी सचिवालय का शुभारंभ सीएम सुक्खू ने अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन में किया। 12 करोड़ की लागत से ये मिनी सचिवालय यहां पर बनकर तैयार हुआ है। नादौन की जनता को एक बड़ी सौगात के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं खबर देहरा से, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शत्रुनाशिनी देवी मां बगलामुखी के दरबार पहुंचे और मत्था टेका। इस मौके पर सीएम अपने पूरे परिवार सहित कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार, विधायक संजय रतन, विधायक कमलेंद्र राजन, विधायक आशीष बुटेल, विधायक कुलदीप पठानिया, यादविंद्र गोमा भी इस दौरान सीएम के साथ मौजूद रहे। दिल्ली से चला जाने के बाद रास्ते में जब हम आ रहे थे तो मन किया कि माता के बगलामुखी के दर्शन किए जाए और उस संदर्भ में हमने दर्शन किए। तो पंडित जी ने कहा कि आप एक हवन भी करवा लो, तो हम सब लोग ने आज हवन किया। शांति के लिए, हिमाचल की सुख समृद्धि के लिए ही होता है और हम चाहते हैं कि हिमाचल में शांति रहे, सुख समृद्धि रहे और माँ का आशीर्वाद हिमाचल के लोगों पर बना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माँ के समुख कामना की थी कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो माँ के समुख खाऊंगा। इसी कामना के संदर्भ में आज माँ बगलामुखी के समुख आकर के उन्होंने माँ को प्रणाम किया और अपने प्रदेश की खुशहाली के लिए, सुख शांति के लिए और विभिन्न प्रकार की आपदाओं की शांति के लिए माँ से कामना की और यही प्रार्थना की माँ के समुख हे भगवती जगदम्बा जगदम्बा इस हिमाचल प्रदेश में सुख शांति बनी रहे। यही उनकी मूल कामना थी। तो विश्व प्रसिद्ध बगलामुखी के दरबार पहुंचे मां बनखंडी बगलामुखी के दरबार की ये तस्वीरें हैं जहां सीएम सुक्खू तमाम विधायकों के साथ अपने पूरे परिवार के साथ यहां मत्था टेकने पहुंचे। उस दौरान यहां पर हवन यज्ञ भी हुआ जिसमें आहुति डालते हुए तमाम विधायक और सीएम सुक्खू नजर आ रहे हैं। 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम सुक्खू हमीरपुर के और आज जसवां परागपुर के रक्कड़ में वो दौरा करेंगे, जन समस्याएं सुनेंगे। इससे पहले नादौन उनका गृह विधानसभा क्षेत्र, वहां पहुंचे मिनी सचिवालय का उन्होंने वहां पर उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। 12 करोड़ की लागत से ये मिनी सचिवालय बनकर तैयार हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए देहरा वो पहुंचे जहां मां बगलामुखी के मंदिर में उन्होंने मत्था टेका।
चलिए आगे बढ़ते हैं और कुल्लू से खबर देंगे, जहां श्रीखंड महादेव यात्रा आज से शुरू होने जा रही है, जो 20 जुलाई तक चलेगी। सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक इस यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार श्रीखंड महादेव धार्मिक यात्रा को 6 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें 70 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। वहीं पंजीकरण के लिए बूथ भी स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं का मेडिकल चेकअप भी किया जाएगा। आपको ये बता दें कि 32 किलोमीटर की इस धार्मिक यात्रा में श्रद्धालुओं को 4 ग्लेशियरों को पार करना होता है और करीब 18,570 फीट की ऊंचाई पर महादेव के दर्शनों के साथ ये यात्रा संपन्न होती है। तो श्रीखंड महादेव की ये यात्रा आज से शुरू हो चुकी है, जो अगले 20 जुलाई तक चलेगी। 18,570 की फीट की ऊंचाई पर महादेव का ये मंदिर स्थित है और इस यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि 80 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। मेडिकल चेकअप के लिए एक अलग से कैंप भी स्थापित किया गया है। 6 सेक्टरों में पुलिस ने जवानों को तैनात किया है। पंजीकरण के लिए भी यहां पर कैंप स्थापित किया गया है और आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कुल्लू से। 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित 4 ग्लेशियरों को पार करने के बाद 32 किलोमीटर का यह सफर तय करने के बाद श्रीखंड महादेव के ये अतुल्य दर्शन हो सकते हैं। 20 जुलाई तक ये यात्रा चलेगी और देश में सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक श्रीखंड महादेव की ये यात्रा है। आपको बता दें कि 4 ग्लेशियरों को इसमें पार करना होता है। इसके अतिरिक्त 32 किलोमीटर का ये जो सफर है, ये तय करने के बाद बाबा भोले के दर्शन होते हैं। तुलसी भारती हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। तुलसी, आज से लेकर 20 जुलाई तक ये यात्रा शुरू हो चुकी है। किस तरीके से यात्रा के इंतजामात नजर आ रहे हैं और जो दूर दराज से यात्री इस यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं, उनके लिए किस तरीके से गाइडलाइंस और एडवाइजरीज जारी की गई हैं? तुलसी जी जास्मिन, देखिए जिस तरह से आज से जो है उत्तर भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्रा श्रीखंड महादेव यात्रा जो है वो शुरू हुई है और सुबह जो है 6 बजे के आसपास विधिवत पूजा अर्चना के बाद उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने यात्रा को झंडी दिखाकर पहला जत्था जो है उसको रवाना किया है। ऐसे में अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए जो है वो मेडिकल फैसिलिटी 4 बेस कैंप बनाए गए हैं, जहां पर पहला बेस कैंप जो है वो फाचड़ू में है, दूसरा बेस कैंप जो है वो कुंचा में और तीसरा बेस कैंप जो है वो भीम डवारी में और चौथा जो है वो पार्वती बाग में सबसे अंतिम जो बेस कैंप है। इसके अलावा अगर बात करें तो लगभग 32 किलोमीटर की लंबी ये जो धार्मिक यात्रा है, ये बहुत कठिनतम धार्मिक यात्रा। इस बार की बात करें तो जिस तरह से वहां पर जो जानकारी मिली है कि 4 ग्लेशियर जो है वो उसको क्रॉस करके श्रद्धालुओं को जो है कड़ी परीक्षा इस यात्रा के लिए देनी होगी और कहीं ना कहीं 18,570 फीट की ऊंचाई पर अगर बात करें तो सब जो ऑक्सीजन की कमी है उसको लेकर भी हर बार जो है श्रद्धालु कड़ी परीक्षा यहाँ पर देते हैं। इस बार की प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता की गई है। हर बेस कैंप में जो है पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इस पूरी यात्रा में लगभग 70 के आसपास जो पुलिस जवान है वो तैनात किया गया है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए हर बेस कैंप में जो है मेडिकल फैसिलिटी वहां पर जो डॉक्टरों की टीम है वो चेक करेगी और उसके बाद पूरी यात्रा के दौरान जो है सामाजिक जो हिंदू धार्मिक संगठन है उनके द्वारा श्रद्धालुओं के लिए जो है भंडारे के का आयोजन भी जगह जगह पर किया गया है। कुल मिलाकर ये यात्रा जो है 20 जुलाई तक चलेगी। अब तक जानकारी ये मिल पाई है कि 5,000 श्रद्धालुओं ने, जो देश भर के विभिन्न जगहों के जो श्रद्धालु है उन्होंने इस यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाया गया है और कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से इस बार की यात्रा के लिए जो है जो रास्ते हैं उनको ठीक किया गया है, दुरुस्त किया गया है। इसके अलावा जहां पर सिंगाड़ जो जगह है, जहां पर रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, वहां पर श्रद्धालुओं को रहने के लिए सराय की व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर प्रशासन की तरफ से इस यात्रा के लिए जो है 2-3 महीने पहले ही इस यात्रा की तैयारियां की गई है और ऐसे में जो श्रीखंड महादेव ट्रस्ट है उसके द्वारा जो है हर साल ये यात्रा आयोजित की जाती है और इस बार की भी अगर बात करें तो बड़ा उत्साह जो है वो श्रद्धालुओं में दिख रहा है। जिस तरह से सुबह अगर बात करें तो सैकड़ों की संख्या में जो पहला जत्था है उसमें श्रद्धालु जो है महादेव यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। जी जास्मिन, ठीक है तुलसी, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो 20 जुलाई तक ये यात्रा चलने वाली है और ताजा अपडेट्स के मुताबिक लगभग 5,000 श्रद्धालुओं ने देश भर से इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।
Plus reporters. आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई के बाद होगी। धारा 370 की सुनवाई के बाद 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से याचिका की कॉपी भेजने को कहा है। देश में समान नागरिक संहिता पर बयानबाजियों का दौर जारी है। इस मामले पर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि प्रस्ताव आने दीजिए और हम उसके अनुसार प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा कि अगर यूसीसी अल्पसंख्यक समुदाय पर असर डालेगी तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने 370 हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर कहा कि यह अच्छा कदम है। एलजी लद्दाख बीडी मिश्रा ने जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत लेह के सोवा रिगजा पास चिकित्सकों के 2 दिवसीय वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हिमाचल में भूकंप के झटके एक बार फिर से महसूस किए गए हैं। इस बार ये झटके लाहौल स्पीति में महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई है। वहीं भूकंप का केंद्र जमीन के 5 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। सोमवार को चंबा में भी भूकंप के झटके इसी तरह महसूस किए गए थे और बार बार हिमाचल में ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इस वक्त ये अहम खबर आपको बता दें लाहौल स्पीति से, जहां एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई है। भूकंप का जो एपिसेंटर था वो जमीन के 5 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। सोमवार को इसी तरीके से चंबा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और अब लाहौल स्पीति में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 3.7 रेक्टर स्केल का ये भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र जमीन के 5 किलोमीटर अंदर था। हिमाचल भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है और लगातार बार बार हिमाचल में इस तरीके से भूकंप के झटके आना कहीं ना कहीं एक बड़े खतरे का संकेत है। कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर ये कुछ अति संवेदनशील इलाके हैं जो भूकंप की दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील हैं और लाहौल स्पीति में 3.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप यहां पर आया था। भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर जमीन के अंदर मापा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडी में भूस्खलन का एक लाइव वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कहनवाल गांव के लिए जाने वाली सड़क का है। आपको बता दें कि पिछले कल और रात को हुई बारिश के कारण कहनवाल सड़क पर भूस्खलन के कारण सड़क बंद हो गई थी। हालांकि ये भूस्खलन काफी कम था जिसे तुरंत हटाकर सड़क को बहाल किया जा सकता था, लेकिन पहाड़ी से थोड़ा थोड़ा मलबा लगातार गिरता रहा, जिसकी वजह से इस सड़क को रिस्टोर करना काफी मुश्किल हो गया। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये मंडी में कहनवाल रोड का ये वीडियो है जहां भरभराकर पहाड़ लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से मौसम यहां पर बदला हुआ है, बारिश हो रही है, उसके बाद भूस्खलन का ये वीडियो सामने आया है, जिसके कारण कहनवाल रोड पूरे तरीके से बाधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे और ज्वाली में पंचायत समकेहड़, पफान और झोंका रतियाल के ग्रामीणों ने अपने अपने पंचायत प्रधानों की अगुवाई में पुलिस को एक ज्ञापन सौंपा है और पौंग डैम के आसपास डेरा जमाए बाहरी राज्यों से आए प्रवासी गुजरों को हटाने की मांग की है। सलूणी हत्याकांड सरीखी घटना का अंदेशा भी इन्होंने जताया है। कुलतार सिंह ने बताया कि 3 पंचायतों के लोग आए हुए हैं और इन्होंने
एसएचओ ज्वाली को सूचित किया कि जिस शख्स ने अपनी निजी भूमि पर उनका डेरा जमवाया है वो भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की अप्रिय घटना की जिम्मेदारी ले, नहीं तो प्रशासन उन लोगों को यहां से हटाए और इस डेरे को खाली करवाए। के अंधेरे में लुका छुपी करके नीचे पौंग डैम में हमारी ज़मीनों पर और वर्ल्ड सेंचुरी एरिया में उन्होंने डेरा डाला हुआ है। और कल को कभी कोई दुर्घटना जैसे सलूनी में एक व्यक्ति के 8 टुकड़े कर दिए जैसी कोई घटना हो गई तो इसका पूरा जो भी प्रशासन होगा वो जिम्मेवार होगा, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे कोई भी हो। आउट ऑफ स्टेट जहां आके अपने पशुओं को चरा रहे हैं, लोगों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और साथ ही जो हमारे पशु हैं नीचे उनको बीमारी का खतरा है और लोग चाहते हैं कि इन गुजरों को गुजरिया पुलिस व महकमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द्वारा बाहर निकाला जाए, इसलिए हम पब्लिक साइट जहाँ आए। हिमाचल में ना तो कोई अजीत पवार बनेगा, ना ही कांग्रेस की सरकार हिलेगी, बल्कि सरकार पूरे 5 साल तक मजबूती से चलेगी। बीजेपी नेता त्रिलोक कपूर के बयान पर पलटवार करते हुए ये जवाब दिया है मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने, जिन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि सरकार के अच्छे कामों से बेचैन होकर बीजेपी उसे अस्थिर करने की कोशिश में जुटी हुई है। आप देखिए यह खास रिपोर्ट। और नमस्ते हिमाचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मगर मैं ये बात पूरे कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में सरकार चलेगी, पूरे 5 साल चलेगी। कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मगर मैं ये बात पूरे कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में सरकार चलेगी, पूरे 5 साल चलेगी। बीजेपी नेता त्रिलोक कपूर के बयान पर आज बड़े सख्त तेवर में दिखे मंत्री विक्रमादित्य सिंह। उन्हें जवाब देने के लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें जवाब के साथ बीजेपी के कुछ नेताओं पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का गंभीर आरोप भी लगा डाला। पूरे माहौल को खराब करने के लिए 6 महीने की मजबूत सरकार को अस्थिर करने के लिए और अभी हाल ही में जो शिमला नगर निगम के चुनाव हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और वहां पर भी पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीती है। ये चीज भाजपा को नजर नहीं आ रही है। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से ये विनम्र निवेदन करूंगा और जो इनके स्टेट इंचार्ज हिमाचल में आए हैं और आए दिन यहां पे जो है वो नई बयानबाजी कर रहे हैं, अविनाश राय खन्ना और त्रिलोक कपूर जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरीके का माहौल, अस्थिरता का माहौल जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनाने की कोशिश ना करें। हिमाचल प्रदेश में 5 साल की मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है जो अपना पूरा टेन्योर काटेगा और आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो बनेगी। असल में महाराष्ट्र एनसीपी में टूट और पार्टी से अजीत पवार की बगावत का जिक्र करते हुए बीजेपी नेता त्रिलोक कपूर ने बुधवार को यह दावा किया था कि जल्द ही हिमाचल कांग्रेस में भी ऐसी ही भगदड़ होगी। उसके यहां से भी अजीत पवार सामने आए, क्योंकि चुनावी वादे पूरे नहीं होने से सरकार और कांग्रेस में भारी घमासान मचा हुआ है, जिस पर विक्रमादित्य ने उन्हें देवभूमि की संस्कृति का हवाला देते हुए जो जवाब दिया उसे भी सुनिए। और मुझे तो ये लगता है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर घमासान मचा है कांग्रेस परिवार के अंदर, ये ठीक है कि उनके विचार परिवार को इसका नुकसान होगा, लेकिन हिमाचल के विकास पर भी इसका असर पड़ रहा है और वो दिन दूर नहीं होंगे इस हिमाचल प्रदेश में भी इनके अपने कारनामों के कारण बड़ी जल्दी इस प्रदेश में प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार जैसे लोग आप देखेंगे। ये मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। पिछले कुछ दिन से इस तरीके का माहौल प्रदेश के अंदर बनाने की प्रयास किया जा रहा है कि अजीत पवार का परिस्थिति जो है वो हिमाचल के अंदर बनने वाली है। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, ये देवभूमि है, हिमाचल किसी और के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलता है। हिमाचल इज अ ट्रेंड सेटर। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, हिमाचल इज अ ट्रेंड सेटर। हिमाचल औरों को रास्ता दिखाएगा। हमने
पूरे देश को रास्ता दिखाया है। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनी और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो जीवित होनी शुरू हुई है। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है देवभूमि है। यहाँ के लोग औरों को देख के काम नहीं करते हैं, हम खुद अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि क्या सरकार बनने के बाद से ही उसके गिरने और कांग्रेस के टूटने की जो अटकलें तब शुरू हो जाती हैं, क्या आगे वैसा नहीं होगा या फिर सच में हिमाचल में भी महाराष्ट्र जैसा कांड होगा? नाहन से सतीश शर्मा के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 शिमला।